तो आज हम देखने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किस प्रयोग से? तो हम लोग सीख रहे थे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम के प्रयोग से, तो यूजिंग द गॉस लॉ फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नियर एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंशन। तो ये हम लोग देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने कहा एक समान आवेशित चादर है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं चादर। और इस चादर में क्या करेंगे, हम एक रख देते हैं बेलनाकार, एक बेलना रख देते हैं। तो एक ये हो जाएगा इसमें बेलन, ये एक इसमें बेलन हो जाएगा। और इस बेलन में हम क्या बनाएंगे, एक चादर। तो एक चादर हम बना देते हैं। तो ये एक चादर हम बना देंगे। अब इसे क्या कर देते हैं, इसे मैच कर देते हैं। तो इसको इससे मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं इससे। तो एक ये क्या हो गई, चादर हो गई। अब एक ये चादर हो गई, इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो हम कहेंगे इसे मान लेते हैं ए पॉइंट, और इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, इसे मान लेते हैं सी, और इसे मान लेते हैं डी पॉइंट। ये एक समान आवेशित आपकी है, तो एक समान इसे आवेश दे देते हैं। तो एक समान इसे आवेश दे दिया। तो ये क्या हो गई, एक समान, ये चादर है और चादर को हमने एक समान आवेश दे दिया। इसका मतलब है पूरी चादर पे समान रूप से आवेश क्या है, आपके वितरित हैं। तो एक समान आवेशित ये चादर हो गई। अब क्या कर देते हैं, बेलन को थोड़ा और इसमें दिखा देते हैं चीज़ें। तो ये मान लेते हैं ये एरिया है, ये इसी तरीके से सब एरिया होगा। ये एक इसका बाहरी बेलन जो है, बेलन का एक ये सिरा है आपका और एक सिरा यही से हम मान लेते हैं कि ये P बिंदु है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये क्षेत्रफल भी यही है, क्षेत्रफल आपका dA मान लेते हैं। इनकी डायरेक्शन सेम है। इसी तरीके से एक हम दूसरा पॉइंट इधर इसे हम मान लेते हैं P डैश, और इसकी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई और क्षेत्रफल जो है इसका dA मान लेते हैं। इसकी भी डायरेक्शन सेम है। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये बेलनाकार भाग है, तो शीट के जो ये आपकी चादर है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। इसी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक डायग्राम हो गया जिसमें हमने क्या किया, एक चादर बनाई ABCD और इसमें एक बेलन रख दिया गॉसियन, और फिर इसमें हमने क्या किया, ये चादर है, चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इधर बेग है तो इसे P मान लिया, इसे P डैश मान लिया। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब हम इसकी लिख लेते हैं पहले थ्योरी, कि जो हमने बनाया है वो हमने क्या बनाया है, तो वो हम लिख देते हैं। तो हम कहेंगे माना असीमित विस्तार की समतल चादर क्या हमारी है, तो हम कहेंगे ABCD का तल पर धन आवेश कैसे हमने लिए हैं, समान रूप से। तो धन आवेश समान रूप से वितरित हैं तथा, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। तथा चादर के निकट r दूरी पर बिंदु P है।
जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले तो हमने इस चादर के बारे में बताया। क्या मैंने बताया इस चादर के बारे में? तो मैंने ये बताया कि एक असीमित विस्तार की, मतलब सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ी है, केवल हमने ये दिखाया कितनी बड़ी है। तो विस्तार की एक समतल चादर, ये समतल एक चादर हमने ले लिया, ये समतल चादर हो गई। और ये चादर कैसी है? तो आप कहेंगे ABCD, इसका हमने नाम दिया ABCD, इसका हमने नाम दिया। और इसके तल पर, ये तल है, इस तल पर हमने क्या किया? धन आवेश, प्लस आवेश को ही धन आवेश कहते हैं। तो समान रूप से वितरित है, तो ये हमने क्या दिया? समान रूप से इस पर विस्तार कर दिया है धन आवेशों का। और चादर के निकट R दूरी पर, किस दूरी पर? R। तो ये चादर है, चादर से R दूरी पर बिंदु P है। इधर भी हम करें तो इधर भी बिंदु P डैश है। और इसी पे हमें क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गई। तो ये तो हमने चादर के बारे में बताया। अब हम कहते हैं किसके बारे में? बेलन के बारे में। तो हम कहेंगे एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अक्ष आवेशित चादर के लंबवत तथा इसके समतल पृष्ठ बिंदु P तथा P डैश से होकर गुजरती है। तो हमने क्या कहा? तो हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ है, ये बेलनाकार पृष्ठ है जिसे क्या कल्पना करते हैं, इस चादर में एक बेलनाकार पृष्ठ है, कल्पना करते हैं। इसके अक्ष जो है आवेशित चादर के, जो आवेशित चादर है इसके अक्ष क्या हैं? आपके इस समतल पृष्ठ के बिंदु क्या है? तो हम कहेंगे एक है P डैश, P और एक है P डैश, ये है P और P डैश से होकर गुजरता है। तो हम कहेंगे कि इसके सिरों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हम कहेंगे अतः बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो ये आपका d फाई बराबर E इंटू DA का वेक्टर, और दूसरा P डैश के कारण भी इसी तरीके से E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, और ये समाकलन कर देते हैं पूरे हम पृष्ठ के लिए। अब ये छोटे पृष्ठ अल्प क्षेत्रफल के लिए होता, लेकिन हम समाकलन कर रहे हैं का मतलब पूरे पृष्ठ के लिए। तो हम कहेंगे इसमें से क्या निकल आएगा? तो फाई E, और ये क्या हो जाएगा? तो हमने सीखा था कि A वेक्टर इंटू B वेक्टर क्या होता है? AB कॉस थीटा। तो इसमें से क्या निकल आएगा? E और आपका DA, ये कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन, और ये भी E इंटू DA कॉस थीटा। हम अगर देखें तो थीटा बराबर हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है। तो हम कहेंगे एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो हम कह देंगे इसका मान हो गया 1 E और DA, और ये A के सापेक्ष हो रहा है समाकलन E इंटू DA, और कॉस थीटा क्या हो गया? मान 1 हो गया। इसमें से हम देखें तो इसमें से E निकल आया और समाकलन DA का, इसी तरीके से इसमें भी E निकल आया समाकलन DA का, और D से जैसे इसमें से D हट गया फाई E आ गया, उसी तरीके से D हट जाएगा, क्या आ जाएगा? तो A आ जाएगा। सेम इसमें भी,
तो ये ई ए एक जैसे हैं तो एक ये तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 उधर 5 इसे मान लेते हैं समीकरण 1। हमने प्रश्न में देखा था कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है, तो हम कहेंगे गॉस के नियम से, या फिर आप बोल सकते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय, गॉस का जो हमने निकाला नियम, तो हमने क्या देखा था, phi बराबर Q/ε0 ये देखा था। लेकिन अगर हम एक चीज़ ध्यान दें तो हमने आवेशों के घनत्व के आधार पर बताया था कि जब क्षेत्रफल होता है तो उसका पृष्ठ ये क्षेत्रफल होता है आवेश का, तो पृष्ठीय आवेश का क्षेत्रफल क्या देखा था, तो आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा बराबर Q/A होता था। यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो A को इधर क्या करेंगे, गुणे में भेजेंगे, तो हम कहेंगे Q बराबर सिग्मा और इंटू क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे Q की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू A और नीचे ε0। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब इधर हम दिखा देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखें तो phi बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 बराबर हो जाएगा फिर इसके सिग्मा A/ε0। तो अब E का मान निकालना है, तो E बराबर सिग्मा A/ε0, और ये 2 और A नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू A इसने A कट गया, तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा/2 और यही क्या होता है अनंत विस्तारित चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र। तो हमने क्या किया, दोनों बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखा, तो डी फाई ई बराबर ई इंटू ए होता था, तो मान लेते हैं P1 के लिए ये हो गया और P' के लिए ये हो गया। ये क्या हो जाता है E इंटू ए, तो E इंटू ए और कॉस थीटा। मैंने बताया एक ही दिशा में दोनों है तो 0 होगा कॉस थीटा बराबर, और कॉस 0 का मान 1, तो ये तो 1 मान हो गए, तो ये क्या होगा ई इंटू ए ये भी होगा। यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकला, ये निकला है, तो डी ए। जैसे इसका समाकलन किए थे तो ध्यान रखना है डी हट जाएगा, ये निकल आएगा, तो उसी तरीके से डी हट गया, ए निकला है, ये दोनों एक जैसे हैं, जोड़ दिया तो 2 गॉस के प्रमेय से हमको पता है कि phi बराबर होता है Q/ε0। हमने आवेश के पृष्ठ घनत्व देखा था, तो सिग्मा बराबर क्या होता था Q/A। यहाँ क्यों चाहिए, तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, ए को इधर भेज देंगे, तो सिग्मा ए क्यों की जगह पर रख दिया हमने सिग्मा A/ε0। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, तो इनसे हम तुलना कर रहे हैं, तो बायां पक्ष हम देख रहे हैं बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं बराबर हो जाएगा, तो 2E और बराबर सिग्मा A/ε0। ई हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इधर रख दिया और ये 2A को नीचे भेज दिया, ए से ए कट गया, सिग्मा/2 ये हो जाता है व्यंजक। अब हम देखते हैं दूसरा एक जो हमारा फार्मूला हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या देखना है कि आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर गोला है और स्फेरिकल है और वो कैसा है, चार्ज्ड है, आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो बाह्य बिंदु पर, एक पृष्ठ पर और एक आंतरिक बिंदु पर, 3 बिंदुओं पर हमें देखना है। तो हम देखते हैं 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, बना लेते हैं इसका जो है डायग्राम। तो डायग्राम इसका बनाते हैं, तो एक गोलीय कोश था, तो एक हमने ये क्या कर दिया, एक गोला बना दिया, और इसके एक अंदर का पृष्ठ होगा और एक गोले का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक गोले का बाह्य पृष्ठ हो जाएगा, तो एक गोले का एक बाह्य पृष्ठ हो गया। अब इसके अंदर मान लेते हैं इसका एक केंद्र है, वो एक केंद्र है, और इससे कितनी दूरी पर, तो आप कहेंगे r दूरी पर, तो ये r दूरी पर ये हमने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पे हमेशा की तरह P मान लिया, और एक हम मान लेते हैं ये गॉसियन पृष्ठ के बाहर, ये
पृष्ठ पर। तो यहाँ से हमने दूरी मान लिया इसकी r दूरी है, r दूरी है और इस पर आवेशित प्लस क्यों है। इसी तरीके से आवेश समान रूप से ये आपका समान रूप से बिखरा हुआ है। तो समान रूप से बिखरा हुआ है ये आवेश आपका, जिससे इसका क्षेत्रफल आपका हम कहेंगे dA है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो समान दिशा में है। तो हम कह देते हैं कि इसका ये अंदर का पृष्ठ आपका क्या है, तो हम कहेंगे ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है आपका गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। और ये क्या है, तो इसे आप कहेंगे आवेशित गोलीय कोश। ये आवेशित क्या है, गोलीय आपका कोश है। ये इसका डायग्राम हो गया। तो हमने समझा कि एक हमने बनाया गोला, ये अंदर का भाग है और ये बाहर का है, जिसे हम ये क्या कह रहे हैं कि ये अंदर का है। तो गॉसियन या गॉस की प्रमेय के लिए हमने एक पृष्ठ मान लिया, गॉसियन पृष्ठ। और ये क्या है, तो गोला जो है वो आवेशित किया गया, वो आवेशित गोला है। तो ये है, और ये बाहर हमारा एक पृष्ठ हम मान लेते हैं। तो ये हमने देखा। अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमने ये बनाया है वो क्या है वो हम देखते हैं। तो हम कहेंगे कि माना कि आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है। वह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। तो हमने क्या कहा, तो हमने यही कहा कि मान लेते हैं कि एक r त्रिज्या का क्या है, गोलीय कोश है। तो ये क्या है, ये r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है और इस पर क्या है, समान रूप से, कि आवेश कैसा है पृष्ठ पर, तो समान रूप से ये आवेश कैसा है, समान रूप से इस पर वितरित है। तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स पे हम निकालेंगे। एक हम निकालेंगे बाह्य बिंदु पर। तो हम कहाँ निकालेंगे, बाह्य बिंदु पर। तो एक बाह्य बिंदु पे निकालेंगे। तो हमने लिख देते हैं कि क्या बना है। तो हम कहेंगे गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और तथा क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल dA के बीच का कोण ये आपका थीटा है। क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे हमने दिखाया नहीं, तो हम चाहें तो क्या कर देते हैं, इसे दिखा देते हैं कि मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये इसके बीच में एंगल थीटा है, ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अल्प क्षेत्रफल जो हमारा है, तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम देख चुके हैं क्या होता है, d phi e ये होता है बराबर आपका E वेक्टर इंटू dA वेक्टर, ये हो जाता है। तो d phi e बराबर E वेक्टर, E और dA इसे हटा देते हैं, cos थीटा इधर लिख भी देते हैं कि A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा।
तो यहाँ से ये अल्प क्षेत्रफल के लिए तो हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाई ई, और यहाँ से आपका निकल आएगा ई और कॉस। अब यहाँ पे हम रख भी देते हैं, कॉस थीटा बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री, और ये डी ए ये हो गया। तो कॉस फाई ई, और ये हम लिख देंगे कि कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये 1 हो गया। और ये अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम कहेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, तो हम कहेंगे ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने रख दिया, तो हम कहेंगे क्या हो गया फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे अभी हम मान लेते हैं समीकरण 1, तो इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। अब कहेंगे किससे, तो हम कहेंगे गॉस प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ये होती है। तो हम कहेंगे इसे हमने मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, तो हमने समीकरण 1 और 2 से क्या देखा कि बायां पक्ष बाएं के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं के बराबर हो जाएगा। तो ई और आपका 4 पाई आर स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 अपॉन ये 4 पाई नीचे आ जाएगी सब, और ये आर स्क्वायर, आर भी नीचे आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर क्या है क्यू, तो ये क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब दो बिंदुओं को हमें और निकालना है। एक हम निकालेंगे पृष्ठ पर, एट सरफेस, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर हम देखेंगे क्या है, तो हम अगर पृष्ठ पे देखें, पृष्ठ ये हमारा है, तो हम क्या कहेंगे इस पे तो हम निकाल चुके हैं। तो हम कहेंगे पृष्ठ पे अगर निकालेंगे तो ये जो त्रिज्या है तो ये नहीं रहेगी, अब यही हो जाएगी, क्योंकि पृष्ठ पे निकाल है तो यही हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो हम कहेंगे ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि हम पृष्ठ पर निकाले, बाहर नहीं निकाले। तो ये त्रिज्या हम कहेंगे इसी के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे कि जो इसकी त्रिज्या होगी इस त्रिज्या के बराबर होगी। अब यहाँ पे अगर हम रख दें तो हम कहेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और स्मॉल आर की जगह हम क्या रख सकते हैं कैपिटल आर, क्योंकि ये बराबर है। तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये कहाँ निकलेगी आपकी पृष्ठ पर। एक बिंदु हमारा और रह गया, कौन सा बिंदु, तो हम कहेंगे तीसरा पॉइंट आंतरिक बिंदु पर। हमने निकाले बाह्य बिंदु पर पृष्ठ पे, और ये जो अंदर है तो आंतरिक हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर, या हम कहें कि गोले के अंदर। तो हम गोले के अंदर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सीखा था कि वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, अंदर की ओर नहीं होती हैं, ये हमने देखा था। तो हम अगर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि गोले, ये हम लिख देते हैं आपका रेड पेन से, तो हम लिखेंगे गोले के भीतर किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरती हैं। तो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या होती हैं, तो नहीं गुजरती हैं, इसलिए हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरती, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा 0 होगा।
तो ये हमने समीकरण ये देखी, तो हम समीकरण अगर कहें कि समीकरण 1 से, समीकरण अगर 1 से कहें कि ये क्या है, फाई ई बराबर क्या है, ई इंटू 4πr²। यहाँ से वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप कहेंगे 0। हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर, इनको सबको नीचे भेजो, तो 4πr²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 के बटे चाहे जो हो वो क्या हो जाता है, 0। तो आप सिंपल सा 2 स्टेप में लिख लीजिएगा कि फाई ई बराबर 0 है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, 0। और ये सब आपको मैंने समझाया है, आप बाकी ये ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा थ्योरी वाला पोर्शन आज कंप्लीट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल इस चैप्टर के सभी लगा लेंगे।